Hello everyone. Today we are discussing the subject is pharmacology and topic is factor modifying of a drug action. So आज हम जानेंगे कि वो कौन कौन से फैक्टर है जो कि हमारे ड्रग के मॉडिफाई करते हैं और कौन कौन से वो फैक्टर हैं जब पेशेंट को दवा देते समय एक फार्मासिस्ट को एक फिजिशियन को याद में ध्यान में रखना होता है. So let's discuss two type of factors modifying of the drug. First is subject related factor and second is drug related factor. सब्जेक्ट रिलेटेड में फैक्टर्स हमारे आ जाते हैं. बॉडी साइज क्या है पेशेंट का, बॉडी वेट क्या है और बॉडी का सरफेस एरिया क्या है. पेशेंट की एज पे भी निर्भर करता है और उसका सेक्स है, उसका जेंडर क्या है कि मेल है, फीमेल है, इन्फेंट्स है या फिर वो बुजुर्ग है. सो दीज आर द फैक्टर्स. रेस एंड स्पीसीज, कुछ केसेस में जो ड्रग्स हैं हमारी वो स्पीसीज एंड रेस पे भी निर्भर करती हैं और हमें उन चीज़ों का भी याद रखना होता है. ड्रग रिलेटेड फैक्टर्स में हमारे आ जाते हैं कि डोज हम कैसी दे रहे हैं, किस हिसाब से हमें डोज को कैलकुलेट करना है, कैसे कैलकुलेट करेंगे और पेशेंट की फिजियोलॉजिकल स्टेज क्या है, पैथोलॉजिकल स्टेज क्या है, उसका साइकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं पेशेंट की. और कभी कभी ड्रग में जेनेटिक फैक्टर भी इफ़ेक्टिव होते हैं तो हमें पेशेंट की हिस्ट्री को जानने की ज़रूरत होती है. सो नाउ आई एम डिस्कसिंग इंट्रोडक्शन. Response variation of a drug person to person and also same response to the different occasion. मतलब कि जो हमारा फैक्टर मॉडिफाइंग ऑफ द ड्रग रिएक्शन है, कोई भी अगर हम ड्रग अपनी बॉडी में एडमिनिस्टर्ड करा रहे हैं पेशेंट को तो वो वेरिएशन क्रिएट कर सकती है, कभी पर्सन टू पर्सन के अकॉर्डिंगली भी या फिर कभी सेम टाइम को सेम पेशेंट को सेम पर्सन को डिफरेंट ओकेजन पे वो अपना डिफरेंट एक्शन शो कर सकती है. एक ही ड्रग सबको एक जैसा इफेक्ट दे ऐसा पॉसिबल नहीं है. पर्सन टू पर्सन कभी कभी वेरी करती है और कभी कभी ओकेजन पे भी वेरी करती है. तो हम आगे जो फैक्टर्स पढ़ेंगे तो हम उन्हीं के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे वो फैक्टर्स हैं जो कि हमारी ड्रग को देते समय हमें याद रखना चाहिए. इंडिविजुअल डिफर इन अ फार्माकोकाइनेटिक्स हैंडलिंग ऑफ अ ड्रग वेरिंग द प्लाज्मा टारगेट साइट ऑफ द एक्शन मेटाबोलाइट ड्रग्स वर्सेस एक्सक्रीटेड अनचेंज ड्रग एंड प्रोलॉग्ड प्रोपेनोलॉल एंड एटेनोलॉल. मतलब कि जो भी हम अपनी इंडिविजुअली ड्रग दे रहे हैं पेशेंट को तो उसकी फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है, उसकी हैंडलिंग ऑफ द ड्रग क्या है. दीज आर द वेरियस टाइप ऑफ फैक्टर्स. कैटेगरी ऑफ द फैक्टर्स होता है, जेनेटिक्स फैक्टर्स हो सकते हैं, नॉन जेनेटिक उसकी इन्वायरमेंटल कंडीशन क्या है पेशेंट की, क्या उसके पर्सनल वेरिएबल्स हैं और सारी डिटेल्स अब हम ध्यान से पढ़ते हैं. तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं बॉडी साइज में. जब हम ड्रग को दे रहे हैं तो हमें पेशेंट की बॉडी साइज़ का याद रखना पड़ता है या इस चीज़ को ध्यान में रखना पड़ता है कि पेशेंट की बॉडी का क्या साइज़ है, क्या है. एक हमारे हर ड्रग को देने के लिए पोसोलॉजी में हमने सारे फॉर्मूले डिस्क्राइब हैं कि अगर हम पेशेंट का एक नॉर्मल पेशेंट का वेट है तो उसे हम किस अमाउंट की ड्रग को, किस mg की ड्रग को दे सकते हैं या प्रेफर कर सकते हैं. अब उसी जगह कोई इन्फेंट्स है, कोई फीमेल है तो फिर उस हिसाब से हम अपनी ड्रग को कैलकुलेट कर सकते हैं. तो इन्फ्लुएंसेस द कंसंट्रेशन ऑफ अ ड्रग अटेंड द साइज ऑफ अ एक्शन, कि पेशेंट के बॉडी के साइज के हिसाब से भी हमारी ड्रग का एक्शन जो है वो चेंज हो सकता है, वो चेंजेबल होता है. बॉडी वेट, एक नॉर्मल बॉडी वेट पेशेंट का कितना है और उस हिसाब से उसका सरफेस एरिया क्या है, इस चीज़ को भी ध्यान में रखा जाता है. तो इंडिविजुअल अगर हमें किसी को हमें अपनी ड्रग देनी है तो उसका बॉडी वेट एक एडल्ट पेशेंट का जो एवरेज डोज को हम कैलकुलेट करते हैं तो अपनी इंडिविजुअल डोज 70 kg के वेट के हिसाब से हम कैलकुलेट करके ड्रग को दे सकते हैं एक एडल्ट पेशेंट पे. लेकिन अगर उसी जगह कोई दूसरा पेशेंट है जिसका नॉर्मल वेट, उस एडल्ट का नॉर्मल वेट 70 kg नहीं है या फिर किसी बच्चे के लिए हमें अपनी डोज को कैलकुलेट करना है तो इसको हम अलग फॉर्मूले से लगा के कैलकुलेट करते हैं. सिंपल सा मीनिंग हमें इतना याद रखने की ज़रूरत है कि पेशेंट की बॉडी साइज़ को देख करके हमें अपनी डोज के कैलकुलेशन को डिसाइड करना पड़ता है और हम उसे डिसाइड करते हैं. एज की बात करें तो डिफरेंट एज ग्रुप के पेशेंट होते हैं और उनका बॉडी वेट, साइज, सेक्स सारी चीज़ें डिफरेंट होती हैं. तो हम एज को भी ध्यान में रख करके अपनी डोज को कैलकुलेट करते हैं कि अगर हम बच्चे को दे रहे हैं, एक 12 ईयर वाले पेशेंट को हम कितने mg की दवा प्रेफर कर सकते हैं और एक की एज अगर हमारी 27 है या 35 है तो फिर हम उसे किस तरीके की. तो डिफरेंट फार्मूलाज आर अवेलेबल कि अगर हमें एक एडल्ट डोज देनी
देनी है, तो जो अगर किसी बच्चे को हमें देनी है तो यंग फार्मूला लगा करके जो हमने लिखा है चाइल्ड डोज इज इक्वल टू एज अपॉन एज प्लस 12 एंड इनटू द डोज एडल्ट डोज, तो हम इस फॉर्मूले को लगा करके और अपनी एज को निकाल सकते हैं और फिर उसके हिसाब से हम अपने डोज को कैलकुलेट कर सकते हैं। नोट इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन नॉट द स्मॉल एडल्ट्स एंड फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस, उनमें कुछ बहुत फिजियोलॉजिकल डिफरेंस होते हैं, एडल्ट की डोज को अलग होती है, और जो हम इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन को या फिर बुजुर्ग को ऐसी ड्रग्स देते हैं तो फिर हमें उनकी एज को भी अच्छे से कैलकुलेट करने के बाद ही दवा को प्रेफर करना होता है। सेक्स मतलब कि जो भी पेशेंट है उसका जेंडर क्या है, ड्रग की देने के पहले हमें इस चीज़ को भी समझना ज़रूरी होता है। फीमेल्स हैव आ स्मॉलर बॉडी साइज, जो भी हमारी फीमेल्स होती हैं, फीमेल पेशेंट्स होती हैं, उनकी बॉडी साइज कंपैरेटिवली टू मेल्स, एक एडल्ट मेल्स के हिसाब से फीमेल का बॉडी साइज एंड वेट थोड़ा सा कम होता है। रिक्वायर्ड डोज आर लोअर, तो जब उनके बॉडी का सरफेस एरिया कम है, उनकी बॉडी स्मॉलर साइज़ की है, उनका वेट कम है, तो इस बात को भी ड्रग मेल जो हमारा पेशेंट है मेल या फीमेल है, उनका जेंडर क्या है, उनका सेक्स क्या है, इस चीज़ को भी हमें ध्यान में रख के अपनी ड्रग को देना होता है। बीटा ब्लॉकर एंड मिथाइल डोपा डायूरेटिक्स या सेक्सुअल फंक्शन की या इंटरफेरेंस इन अ मेल, जो भी क्योंकि बॉडी के उनके फंक्शंस अलग अलग होते हैं तो डोज को या फिर ड्रग को भी हमें अलग अलग देना होता है कि कुछ चीज़ें जो है वो फीमेल्स में एक्टिव होती हैं और कुछ हार्मोन्स जो होते हैं वो मेल्स में एक्टिव होते हैं। तो हमें ड्रग को देने के पहले इन चीज़ों का भी याद रखना होता है कि हमारे पेशेंट का सेक्स क्या है। प्रेगनेंसी की कंडीशन में पर्टिकुलरली 3 ट्राइमेस्टर, ये सब सारी चीज़ें हमें ड्रग को अपनी पेशेंट की कंडीशन को, उसके सेक्स को ध्यान में रखते हुए अपनी ड्रग को देना होता है। स्पीशीज एंड रेस यानी कि स्पीशीज वेरिएशन ऑफ द ड्रग रिस्पॉन्स टू एक्सिस्ट, स्पीशीज भी काफ़ी वेरी करती है। किसी भी ड्रग को देने से पहले हमें पेशेंट की स्पीशीज को भी ध्यान में रखना पड़ता है। सम स्ट्रेंस ऑफ द रैबिट्स रेजिस्टेंस टू द एट्रोपिन, मतलब कि रैबिट में कुछ ड्रग्स होती हैं जो कि हमारी एट्रोपिन है वो रेजिस्टेंस होती है। एंड रैट एंड द माइस रेजिस्टेंस टू द डिजिटालिस रेशियल डिफरेंशियल बिटवीन द ऑब्जर्व ब्लैक रिक्वायर्ड द हायर डोज और द एट्रोपिन, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द स्पेसिसन्स रैकेट्स, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे। सिंपल सा मीनिंग ये हमें जानने की ज़रूरत है कि जब भी हम अपनी ड्रग को दे रहे हैं तो पेशेंट की स्पीशीज़ क्या है, इस चीज़ को भी हमें ध्यान में रखना होता है। जेनेटिक्स, कुछ ऐसे जेनेटिक्स फैक्टर्स भी होते हैं जो कि ड्रग की रेट ऑफ रिएक्शन को काफ़ी मैटर करते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ द ड्रग रिस्पॉन्स, जो कि हमारे ड्रग के रिस्पॉन्स में काफ़ी मैटर करते हैं, उनका डिटर्मिनेशन करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन कैसा है, एंजाइम, आयन चैनल, रिसेप्टार एंड कपलर्स, कंट्रोल्ड जेनेटिकली, सब में अलग अलग तरीके के जीन्स होते हैं, जेनेटिक्स प्रॉब्लम्स होती हैं। अब किसी के रिसेप्टार्स हैं, एंजाइम है या आयन चैनल्स है, वो किस तरीके से वर्क कर रहे हैं, तो जेनेटिक फैक्टर्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हमें इस चीज़ों को भी याद में रखना पड़ता है ड्रग को देने के पहले कि हमारी पेशेंट का ऐसा कौन सा जेनेटिक फैक्टर है जो कि हमारी ड्रग के लिए अच्छा इफेक्ट देगा या खराब इफेक्ट देगा। रूट ऑफ अ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, रूट ऑफ अ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हमने एक टॉपिक के बारे में पूरा अच्छे से पढ़ा भी है, फिर भी रूट ऑफ अ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज द स्पीड एंड इंटेंसिटी ऑफ द ड्रग एंड पेरेंटल फॉर द स्पीडी एक्शन। रूट ऑफ अ एडमिनिस्ट्रेशन भी अपना फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट देने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि किस रूट के थ्रू हम अपनी ड्रग को बॉडी में एडमिनिस्टर्ड कर रहे हैं, ये भी काफ़ी इफेक्टिव होता है ड्रग को देने के पहले। कि जैसे कि जो भी हम अपनी ओरल रूट में जो भी ड्रग दे रहे हैं वो कंपैरेटिवली टू पेरेंटल थोड़ा सा कम इफेक्टिव होती है, क्योंकि ओरल रूट में एब्जॉर्प्शन यानी फार्माकोकाइनेटिक्स एडीएमई का पूरा प्रोसेस होता है, आफ्टर दैट जाके वो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट शो करती है। मगर उसी ड्रग को अगर हम पेरेंटल फॉर्म में देंगे तो वो डायरेक्टली जाके हमारे ब्लड स्ट्रीम में मिलेगी, सिस्टमिक सर्कुलेशन में मिलेगी, वहाँ पे एब्जॉर्प्शन एंड मेटाबॉलिज्म का कोई प्रोसेस, मेटाबॉलिज्म होता है मतलब फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म उसमें अवॉइडेड होता है। तो वो ड्रग अपनी 100% बायो अवेलेबिलिटी देती है, 100% अपना फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट देगी,
करेगी और जल्दी से जल्दी मतलब ऑनसेट ऑफ अ एक्शन हमें शो करेगी कंपैरेटिवली टू ओरल रूट। सो ओरल रूट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द मॉडिफिकेशन ऑफ द ड्रग एक्शन। तो हमें इन चीज़ों को भी याद में रखना होता है। इसके अलावा इन्वायरमेंटल फैक्टर, यानी कि इन्वायरमेंटल फैक्टर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं ड्रग को देने के पहले, कि कोई भी पेशेंट है उसका मेटाबॉलिक रेट क्या है, एक्सपोजर इंसेक्टोसाइड कार्सिनोजेंस, यानी कि उसमें फर्दर किसी तरीके की कोई बीमारी तो नहीं है या फिर कोई ऐसी हैबिट तो नहीं है जो कि हमारी ड्रग को इंटरेक्ट करने के बाद पॉजिटिव निगेटिव या कोई ऐसा साइड इफ़ेक्ट दे सकती है या फिर घटा या बढ़ा सकती है, कि पेशेंट हमारा अल्कोहलिक है या फिर स्मोकर है, या उसका जो भी हम ड्रग दे रहे हैं उसका फूड के साथ कोई इंटरेक्शन हो जाए या पर्टिकुलर कोई उसके साथ बाइंड अप होकर के अपना गलत इफेक्ट ना दे। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर इज ऑल्सो इफेक्टेड फॉर द मॉडिफिकेशन ऑफ द ड्रग एक्शन। साइकोलॉजिकल फैक्टर की बात करते हैं तो साइकोलॉजिकल फैक्टर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं फैक्टर के मॉडिफिकेशन के लिए। तो स्पेसिफाई इस इफिकेसी ऑफ अ ड्रग कैन बी अफेक्टेड बाय द पेशेंट बिलीफ एटीट्यूड एंड एक्सपेक्टेशंस, कि जो भी ड्रग पेशेंट ले रहा है तो पेशेंट के बिलीफ क्या है, उसके एटीट्यूड्स क्या हैं उस ड्रग को लेकर के, ये भी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। कि पेशेंट का अगर पॉजिटिव एटीट्यूड है, पॉजिटिव बिलीफ है उस ड्रग्स को लेकर के, तो वो कहीं ना कहीं जो ड्रग की हमारी पोटेंसी होती है, जो उसको फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करने की इफिकेसी होती है, वो कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छे से अपना इफेक्ट शो कर पाएगी। तो पेशेंट की मेंटली कंडीशन क्या है, उसकी साइकोलॉजी क्या है, उसके बिलीव्स क्या हैं, ये सब सारी चीज़ें और उसकी एक्सपेक्टेशन कितनी है ड्रग को लेकर के, दीज आर द थिंग्स आर प्ले द वाइटर रोल फैक्टर मॉडिफिकेशन ऑफ अ ड्रग एक्शन। तो साइकोलॉजिकल फैक्टर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी ड्रग के मॉडिफिकेशन के लिए, किसी भी पेशेंट के लिए, कि उसके बिलीफ क्या है। इसके अलावा अल्कोहलिक है या वो क्या है, ये तो सारे हैं हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो गए। अब हम बात करते हैं टॉलरेंस। टॉलरेंस क्या होता है? रिक्वायर्ड ऑफ द हायर डोज ऑफ अ ड्रग टू प्रोड्यूस अ गिवन रिस्पॉन्स इंटरफ्रैक्टरीज। So tolerance factors is also play the important role, vital role in a factor modification of a drug. I hope you are understood well. Today I am discussing the factor modification of a drug. मतलब कौन कौन से ऐसे वो फैक्टर्स हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए या फिर हमारे ड्रग के मॉडिफिकेशन के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, रेगुलेट अच्छे होते हैं, और हमें कौन कौन सी चीज़ों को याद में या ध्यान में रखना होता है जिसके थ्रू हम अपने पेशेंट को जो ड्रग है वो प्रिफर कर रहे हैं या दे रहे हैं। सो आई होप यू आर अंडरस्टूड वेल एंड थैंक यू क्लास।